किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको इस ब्लैक बोर्ड पर जीवामृत का जो विषय है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब से देश में नेचुरल फार्मिंग का विषय आया और उसके पहले से एक जीवामृत की थ्योरी है कि जीवामृत बनाइए और खेतों में डालिए। अगर हमें प्राकृतिक खेती करनी है तो जीवामृत का प्रयोग करना पड़ेगा। बिना जीवामृत के प्रयोग के प्राकृतिक खेती स्टार्ट नहीं होगी। और जीवामृत इसलिए डालना है क्योंकि हमें जो ज़मीन हमारी थी जहाँ मैं खेती करता था उसकी कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके कुछ जैविक गुण होते हैं। जैविक गुणों का मतलब होता है कि ज़मीन जिंदा है तभी मैं उसको माँ कहता हूँ, और धरती में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। लेकिन आधुनिक कृषि प्रणाली में जब हमने दीमक को मारने का प्रयास किया, निमेटोड्स को मारने का प्रयास किया, व्हाइट ग्रब को मारने का प्रयास किया और बहुत ही खतरनाक इंसेक्टिसाइड मैंने ज़मीन में डाले, तो ज़मीन में रहने वाला सारा का सारा जीवन लगभग समाप्त हो गया। तो ज़मीन का जीवन जब समाप्त हो गया तो ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज माने ख़त्म हो गई। तो जो जीवाणु हमने पेस्टिसाइड डाल के मारे हैं उनकी फिर से ज़मीन में पुनर्स्थापना करनी है। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर में दूध है, जामन नहीं है तो दही नहीं जमा सकते। आपको जलेबी बनानी है, मैदा है, खमीर जब तक नहीं उठेगा तब तक जलेबी नहीं बनेगा। देखा जाए तो इस संसार में जो सूक्ष्म जगत की माया है वो सबसे स्ट्रांग है, बलशाली है। बिना सूक्ष्म जगत की माया के यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी पाचन की क्रिया को सहायता पहुंचाते हैं। पाचन की क्रिया बिना सूक्ष्म जीवों के संभव नहीं है। सूक्ष्म जीव यूनिवर्स में ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ ना हो। हवा में ही भी हैं, इस हवा में मेरे चारों तरफ है, मेरी स्किन के ऊपर भी है, मेरे शरीर के अंदर भी हैं, समुद्र के अंदर भी हैं, नदी में भी हैं, जंगल में भी हैं, ज़मीन के नीचे भी हैं, और बहुत सारी अनेक प्रकार की गतिविधियां करते हैं ये, जिसके कारण ये मानव सभ्यता या प्रकृति की व्यवस्था चल रही है। अब हमारी ज़मीन के बेनिफिशियल लाभदायक सभी जीवाणु मर गए, तो कितने प्रकार के जीवाणु ज़मीन में थे जो मर गए हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। देश के किसी भी माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट को नहीं पता कि ज़मीन में कितने प्रकार के जीवाणु होते हैं, कितने प्रकार के जीवाणु नष्ट हो गए हैं। जो उनको पढ़ाया गया, जो उन्होंने देखा, उसको उन्होंने कहा ये ट्राइकोडर्मा है, विवेरिया है, माइकोराइजा है, सुडोमोनास है, नाइट्रोजन गोलक है, पोटास गोलक है, जिंक गोलक है, ये कंसोर्सिया है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। तो मैं जो बताता हूँ कि जिस खेत में किसान खेती करता है और पेस्टिसाइड डालता है, उस खेत में जो भी जीवाणु मर गए वो सारे अभी कहाँ होंगे? जहाँ पेड़ों की छाया है और कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला गया, कार्बन है, ध्यान रखना। जहाँ वृक्षों की छाया है, कार्बन मटेरियल है और कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला गया, वहाँ धरती पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीवाणु होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जंगल की मिट्टी से बनेगा जीवामृत। जंगल की समृद्ध मिट्टी से, जीवांश युक्त मिट्टी से बनेगा जीवामृत। तो दो चीज़ें बताता हूँ। देश के अलग अलग कोनों में जहाँ लोगों के आसपास जंगल हैं वो जंगल में जाएं, जंगल में सबसे निचले स्थान पर जाएं, जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा कचरा यानी कार्बन का मतलब है सड़ी गली टहनियाँ, सड़े गले पत्ते, सड़ा गला फल पड़ा है,
उसको हटाएंगे, उसके नीचे मिट्टी में नमी मिलेगी, बस वही मिट्टी लानी, उसी से जीवामृत बनना है। तो ये ध्यान रखिए, जीवामृत का मतलब धरती पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जीवाणु जो मैंने मार दिए हैं उनकी पुनर्स्थापना करना, ताकि धरती फिर से एक बार जिंदा हो सके। तो जीवामृत का ये विज्ञान है। जीवामृत क्या है हमने बता दिया। जीवामृत अनेक प्रकार के लाभदायक जीवाणु का एक बहुत बड़ा कंसोर्सिया है जो ज़मीन में जाता है, तो ज़मीन में जो कार्बनिक पदार्थ और कार्बन पड़ा हुआ है उसको भोजन बनाता है, और ये मरता है तो जीवांश बढ़ता है। जीवांश ही फसलों का भोजन है। फसलों का भोजन जीवांश है। कहानी ये है कि कार्बनिक पदार्थ का मतलब फसलों के अवशेष, जब वो बना कार्बन तो उसको खाया जीवाणुओं ने, जीवाणु खाए, जीवाणु मर गए तो वो निकला जीवांश। अब इसमें समस्त प्रकार के पोषक तत्व हैं, अन्यथा आप नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के चक्कर में फंसे रहेंगे और फसलों को केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देंगे। जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं दे पाएंगे। तो भोजन फल होगा उसमें टेस्ट वैल्यू नहीं होगी। दूसरा, उसकी पौष्टिकता बिगड़ जाएगी। आज हम सारे लोग बीमार होते हैं, फिर हम सप्लीमेंट्री फूड खाते हैं, जिंक की गोली, कैल्शियम की गोली, मैग्नीशियम की गोली, इसकी गोली, उसकी गोली, यानी एक एक गोली में 3-3 साल्ट हैं। ये क्या है? पोषक तत्व। जमीन में अगर होते तो फसल की उपज में होते, हमको जिंक की, सल्फर की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन चूँकि ज़मीन में ही नहीं है इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है और हम खाते हैं। तो जंगल की मिट्टी से बनता है जीवामृत। कैसे बनता है? हमको एक 200 लीटर का ड्रम लेना है, 200 लीटर का। ध्यान रखना, आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़, ड्रम छोटा नहीं लेना। उसका कारण है ये जो जीवाणु हैं, जब ये बन जाएगा जीवामृत, बेसिकली इन जीवाणुओं का मुख्य भोजन है कार्बन। लेकिन इमरजेंसी में जब इनकी संख्या कहीं ज़्यादा हो जाती है तो जिंदा टिश्यू को भी खाते हैं। आपको पीछे 5 साल पहले कोवैक्सीन लगी थी, आधा ml की डोज। तब भी सिस्टर ने आपको एक पैरासीटामोल दी थी कि बुखार आ सकता है। जरा किसी डॉक्टर से, चिकित्सा विज्ञान से पूछना कि वो आधा ml की जो कोवैक्सीन लगाई थी कि अगर वो 10 ml लगा दी जाएगी तो क्या होगा, तो आदमी वहीं गिर जाएगा। वो भी माइक्रोबायोलॉजी का विज्ञान है, इसलिए उसकी लिमिटेशंस हैं। तो 200 लीटर का ड्रम इसलिए लेंगे क्योंकि ये बच्चों की, छोटे कुत्ते की, बिल्ली की पहुंच से दूर रहे। 200 लीटर का ड्रम लेंगे और जंगल की नमी युक्त, जीवांश युक्त नम मिट्टी लेंगे। 180 लीटर पानी डालेंगे और 28 किलो गुड़ या चीनी डाल देंगे। डेली डंडे से ऐसे हिलाएंगे एक बार 2 मिनट के लिए। ये 30 से 45 दिन में बन जाएगा। 30 से 45 दिन में ये बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये 30 से 45 दिन में क्यों बनेगा? ये 55 दिन में ले सकता है, 25 दिन में भी बन सकता है। प्रश्न ये है कि जो 10 किलो जंगल की मिट्टी है इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें नंबर ऑफ माइक्रोब्स कितने हैं। अगर ये बहुत रिच है तो 30 दिन में बनेगा। कुछ कम माइक्रोब्स हैं तो 35 दिन, फिर और कुछ कम है 40 दिन, और कुछ कम है 45 दिन, और कुछ कम है तो 50 दिन। जैसे किसान भाई हमसे पूछते हैं कितने दिन में बन जाएगा, मैंने कहा हमें नहीं पता, एग्जैक्टली हमें क्या पता। जैसी मिट्टी होगी, जितनी रिच मिट्टी होगी उतनी जल्दी बनेगा। तो ये सामग्री है। 10 किलो जंगल की मिट्टी इसमें डालेंगे, फिर इसमें 180 लीटर पानी डालेंगे, फिर इसमें 28 किलो चीनी या गुड़ डाल देंगे और बस इसको छायादार स्थान पर रखना है, किसी पेड़ की छाया के नीचे या शेड के नीचे। जब ये बन जाएगा तो कैसे प्रयोग करना है, तो
जो आपका 1 एकड़ ज़मीन होता है, 1 एकड़ में 20 लीटर, ये 200 लीटर बन गया तो 1 एकड़ में इसकी 20 लीटर मात्रा, 20 लीटर। खेत में पानी भरा है, अगर बरसात का पानी भरा है या पलेवा किया है तो 20 लीटर एक बाल्टी में लीजिए और आधा आधा लीटर ये 40 जगह पर डाल दीजिए। जमीन पानी के साथ फैल करके ज़मीन के अंदर चला जाएगा और अपना फंक्शन शुरू कर देगा। डालना कब है? हमेशा फसल की बुआई के या फसल की रोपाई के पहले। इस जीवामृत के पास अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास नहीं है। ये ज़मीन में जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा हुआ है या कार्बन पड़ा हुआ है उसको खाएगा और मरेगा, मतलब मल्टीप्लाई भी होता रहेगा और मरता भी रहेगा। जो मर जाएगा वो जीवांश है, वही फसलों का भोजन है। अगर पानी नहीं भरना है, खेत में नमी है, तो ये 20 लीटर मात्रा लेंगे और 100 किलो सूखा हुआ गोबर लेंगे। 100 किलो सूखा हुआ गोबर, 100 किलो उस सूखे गोबर पर 20 लीटर स्प्रे करेंगे, छिड़केंगे, गोबर को हाथ से मिलाएंगे और इस खेत में बिखेर करके जुताई कर देंगे। क्या लाभ है मित्र? हम सब लोग, सबसे बड़ी खाद की जो बात है वो DAP है, जिसकी हर साल क्राइसिस होती है। फास्फेट, इसके बारे में, फास्फेट के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी जो मात्रा आप दे रहे हैं खेत में, उसकी केवल 30% पौधा लेता है, फसल लेती है, और 70% वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल जाती है। अब कल्पना करना, अगर इस 1 एकड़ ज़मीन में धान गेहूं का किसान है, 10 साल से एक बोरी डाल रहा है, तो 20 बोरी इस खेत में डाली गई, जिसमें से 6 बोरी फसल ने ली, अभी 14 बोरी वहाँ पर रखी है। तो जो अनसोल्युबल फास्फेट है उसको सोल्युबल बना करके फसलों को देगा। यानी कि अब DAP की ज़रूरत नहीं है। देश को फास्फेटिक फर्टिलाइज़र को आयात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे नीति निर्माता, कृषि वैज्ञानिक इस बात को समझ लें तो। लेकिन क्यों समझेंगे? धंधे का सवाल है। फर्टिलाइज़र कंपनियां बंद हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। एक लाभ तो ये है कि किसी भी नाइट्रोजन को छोड़ करके किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे नाइट्रोजन की हिसाब क्यों पड़ती है? नाइट्रोजन भूमि का पदार्थ नहीं है। नाइट्रोजन का स्रोत या तो एटमॉस्फेयर में उपलब्ध 78% नाइट्रोजन, वो जो पानी के रास्ते से नीचे आती है, या कार्बनिक पदार्थ में जो नाइट्रोजन है वो। लेकिन फास्फेट दूसरे जो एलिमेंट हैं वो कार्बनिक पदार्थ में है या जमीन में, वो हवा में नहीं है। फास्फेट है, पोटास है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, मैग्नीज है, बोरोन है। ये पदार्थ या तो पेरेंट मटेरियल सॉइल के पार्टिकल्स में होते हैं या कार्बन में होते हैं। अब अगर कार्बन भी जमीन में है और जीवाणु नहीं है तो कार्बन का वो निकलता नहीं है। इसलिए जीवामृत डालने से हमको किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बस मैं कहता हूँ नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग 2-3 चाल तक करते रहना, और यहाँ पर ज़मीन में जितना कार्बन दे सकते हो देते रहना। कार्बन का स्रोत या तो खरपतवार है, या फसलों के अवशेष हैं, या पशुओं का मलमूत्र, जिसको आजकल हम फेंक देते हैं, बेच देते हैं, जला देते हैं। अगला क्या लाभ है? इस ज़मीन में जो फसल बोते हैं उसमें कई प्रकार की भूमि जनित बीमारियां लगती हैं। फसलों में देखा जाए तो 80% बीमारियां तो भूमि जनित ही है। जो 20% बची उसमें कुछ पोषक तत्वों के अभाव से होती है, कुछ बीमारियां हवा जनित हैं, लेकिन 80% बीमारियां जो भूमि से आती हैं फसल में, वो उनका इलाज नहीं है। आप कितना भी फंजीसाइड डाल लीजिए, लेकिन अगर मैंने समय से जीवामृत डाला है
और ख़ास करके कोई विशेष फसल है, जैसे मैं कहता हूँ बारिश के दिनों में जीवामृत जरूर डालना चाहिए। आप फसल बो रहे हैं या नहीं बो रहे हैं, क्योंकि इन जीवाणुओं के डेवलपमेंट का सबसे अनुकूल माहौल होता है वर्षा का सीजन। जीवाणु है क्या? जीवाणु एक छोटा सा बैलून है। इसके ना तो मुंह है, ना गुदाद्वार है, ना हाथ है, ना पाँव है, तो इसका मूवमेंट कब होगा? पानी से मुंह। मिट्टी के में जब नमी होती तभी इसका मूवमेंट होता है, और कार्बनिक पदार्थ या कार्बन जब नम होता है तभी उसको ये इनटेक कर पाता है। यानी ये खाता नहीं है, हगता नहीं है और चलता नहीं है। चलेगा तो पानी के माध्यम से, नमी के माध्यम से। इसलिए मैं कहता हूँ कई बार सूखी मिट्टी में नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जैसे मैं कहता हूँ, ये आप पढ़े लिखे लोगों से, साइंस वालों से पूछेंगे, जितने भी माइक्रोब्स हैं वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद मर जाते हैं। यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर है तो सरवाइव करते हैं, 40 के ऊपर जैसे ही जंप करता है तो ये डेड हो जाते हैं। अब खेत नंगा है, कोई पेड़ नहीं है, तो हर साल ये अप्रैल मई जून में मरेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ खेतों की मेड़ों पर शीशम का, जामुन का, नीम का, ऐसे पेड़ जिनमें अप्रैल मई जून में छाया रहती है, ऐसे पेड़ का जरूर लगाएं। नहीं तो ये हर साल, सालों साल फिर का काम हो जाएगा, ये देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अच्छी कैनोपी के पेड़ हो गए मेरे चारों कोनों पर, तो उनके नीचे जिंदा रहेगा। बारिश होगी, मिट्टी ठंडी होगी तो पूरे खेत में फैल जाएंगे। इसलिए मैं पेड़ की बात करता हूँ। हम मित्र अपने यहाँ तो मेंटेन कर लेते हैं कि ये मरने ना पाए। जैसे अब एक किसान ने, एक प्रश्न आता है कि इसको कितने दिन रखा जा सकता है। हमारे यहाँ से कम 10-12 हज़ार किसान अदर स्टेट से जीवामृत ले गए, लेकिन उसमें 90% के पास ये है नहीं। यहाँ आकर के मैंने खूब उनको सिखाया कि ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे करना, लेकिन वो भूल जाते हैं बेचारे। कुछ मिस्टेक हो गई और वो मर गया। इसको रखा नहीं जा सकता। जैसे जब ये जंगल की मिट्टी डाली, इतना पानी भर दिया, इतना चीनी डाल दिया, मैंने कहा मान लो 40 दिन में बनता है, 40 दिन में, मान लो 40 दिन में इसमें 10 की पावर 9 इतने माइक्रोब्स हो गए। तो अब इस ड्रम में, पानी में माइक्रोब्स के डेवलपमेंट होने की, फर्दर प्रोपोगेशन की क्षमता नहीं है, स्पेस ही नहीं है। अब इसको यूज करना है। तो मैं कहता हूँ ध्यान रखना, अगर ये 40 दिन में बनता है तो अब आपको जुलाई में, 7 जुलाई को, 10 जुलाई को धान की रोपाई करनी है, तो हम 10 जून को बनाना शुरू करें, यानी जून के प्रथम सप्ताह में बनाना शुरू करें। अगर मैंने इसको अप्रैल में बनाना शुरू किया तो अप्रैल, मान लो 10 अप्रैल को मैंने इसको बनने के लिए रख दिया, तो वो 10 मई के, 15 मई को, 20 मई को बन जाएगा। अब 20 दिन मई के, फिर पूरा महीना जून का ख़त्म हो जाएगा मित्र। अब इसका सिद्धांत कैसे है? जैसे आप घर में दही जमाते हो, ये 2 लीटर का बर्तन लिया, 2 लीटर इसमें दूध भरा गुनगुना, और 20 ml इसमें जामन मिला दिया। सुबह उठे तो दही जम गया। अब दही खा लीजिए, मट्ठा बिलो लीजिए। अगर ये 24 घंटा और रखा रहा तो खट्टा हो जाएगा, फिर मट्ठा पीने योग्य नहीं रह जाएगा, ना दही खाने योग्य रह जाएगा। और अगर 1 दिन और रहा तो खत्म। यानी दही सुबह जब होगा तो इसमें जिंदा जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। फिर 1 दिन रखा रहेगा तो 80% जीवाणु मर चुके, 2 दिन और बीता तो सारे जीवाणु मर चुके। यही हाल यहाँ है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं किसानों से कहता हूँ कि अगर इसको रखना ही है, आपने एक बार बना लिया और आप सोचते हैं कि अब ये हमेशा बना रहे, तो उसकी टेक्निक मैंने कई बार किसानों को सिखाता हूँ। यहाँ आने वाले हर किसान को समझाता हूँ कि आपके खेत में अगर कोई एक अच्छा सा वृक्ष है छायादार, तो इसको चारों तरफ एक रिंग बनाइए ऐसे, मतलब 3 फुट चौड़ाई है और 6 इंच की गहराई, यानी गोल गोल ऐसे खोद दीजिए 6 इंच गहरा। इसमें आप क्या भरेंगे? गोबर, सड़ा हुआ गोबर, सड़ा गोबर।
अब 2 कुंटल आता है, 3 कुंटल आता है, जैसा आपने ट्रेंच बनाया है, जैसा आपने चौड़ाई रखी है। इसको 6 इंच गोबर, 6 इंच यानी जो गड्ढा खोदा है बस उतना ही गोबर भरना है। 2-4-6 लीटर इसमें जीवामृत छिड़क दीजिए और फिर इसको पत्तों से मल्च कर दीजिए, यानी गोबर को 4 इंच पत्तों से ढक दीजिए। बीच बीच में देखते रहिए हाथ डाल करके, गोबर में 20% मिनिमम नमी होनी चाहिए। आप लाइफ टाइम के लिए इसको रख सकते हैं। जब आपके ड्रम का जीवामृत खराब हो जाए तो यहीं से 2 तसला मिट्टी निकालिए, ड्रम में डालिए। अब जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मिट्टी, चूँकि यहाँ पर जीवाणु हैं, यहाँ से मिट्टी 10 किलो 20 किलो निकाली, इस ड्रम में डाली, पानी भरा, गुड़ डाला या चीनी डाला और महीने भर में फिर बन गया। मैं अक्सर मित्र कहता हूँ कि खेती में हम जितनी बातें बताते हैं उसमें अपना दिमाग पॉजिटिवली लगाइए। आप भी तो कुछ सोचिए कि कैसे मेंटेन करना। तो ये बात मैंने कई बार बताई है। दूसरी निवेदन ये करता हूँ किसान भाइयों से कि आज देश का 80% किसान कर्ज में डूबा है और हर घर में बीमारी है। किसान के घरों में भी बीमारियां हैं, जो खेती नहीं करते उनके घरों में भी बीमारियां हैं। कारण क्या है कि अभी जब हम खेती करते हैं, मिट्टी मेरी जिंदा नहीं है, ह्यूमस की कमी है, तो हम फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, पेस्टिसाइड भी डालते हैं। और ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जहाँ एक और मेरी ज़मीन के स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं, वहीं फसल की स्वास्थ्य को भी ख़राब करते हैं। उसकी उपज जब हम खाते हैं तो उसके केमिकल के रेजिडुअल इफेक्ट मेरे शरीर में जाते हैं और फिर मुझे नाना अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां होती हैं। फिर मैं अस्पताल की शरण में जाता हूं। आज पूरा देश ये बीमारों का देश है, कोई हेल्दी नहीं है, कारण मिट्टी हेल्दी नहीं है। तो जीवामृत का मतलब अपनी धरती माता को स्वस्थ बनाना है। अब ये बात जैसे मैंने आपको बोली तो आपका धर्म है कि आप इसको जानिए और 100 लोगों को बताइए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो दिन में आप कितनी पोस्ट कट पेस्ट, कहीं शंकर जी, गणेश जी, ये वो जाने क्या क्या फ़ोटो इधर उधर भेजा करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये भविष्य की ज़रूरत है, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की बात है, अगर ये हम आज लोग नहीं करेंगे हम लोग, तो आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी जब धरती बंजर हो जाएगी, धरती की ज़मीन का पानी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मित्र निवेदन है कि इस बात को जानिए, समझिए और किसी भ्रम में मत फंसिए। आज दुनिया में भ्रम फैलाने वाले वो लोग बहुत हैं और उनका एक एजेंडा हो सकता है, हिडन एजेंडा, कि आपको भ्रमित करके इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हो। बीमारी आपकी फटी है, दर्द आपको है, इसलिए चिंता आपको होनी चाहिए कि मैं अपनी समस्या का निवारण कैसे करूं। और मैं बार बार कहता हूं, खेती की समस्या का निवारण केवल धरती माता के पास है और मैं धरती माता को ही अच्छा बनाने के लिए जीवामृत डाल रहा हूँ। लेकिन जीवामृत के साथ साथ मैं कार्बनिक पदार्थ भी डालता रहूँगा। हमारी खेती बिल्कुल आसान हो जाएगी। किसान के ऊपर जो कर्ज चढ़ा है वो कर्ज उतर जाएगा और उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। नमस्कार।